नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एंड कंप्यूटर ट्रेनिंग एकेडमी में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है विधानसभा रिपोर्टर हिंदी डिक्टेशन, गति 140 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस सदन में बोलने का अवसर दिया है। यह जो प्रस्ताव सदस्य महोदय ने यहाँ सदन में प्रस्तुत किया है, उस पर दोनों तरफ के लोगों ने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आज दोनों तरफ के लोगों ने एक ही आवाज़ में इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। शायद यह पहला अवसर है जब इस प्रस्ताव पर सभी सदस्यों ने अपनी सहमति प्रकट की है। मुझे इस बात का डर भी है कि यह जो प्रस्ताव है उसे मंत्री महोदय द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा और उसके बाद देश के किसानों को उनके अनाज का उचित मूल्य भी उनको दे दिया जाएगा। कुछ दिनों के बाद हम में से कई सदस्य आपत्ति करेंगे कि अनाज के भाव बढ़ गए हैं और देश की आम जनता परेशान है, इसलिए कीमतों को कम किया जाना चाहिए। ऐसी अवस्था में मेरी समझ में यह नहीं आता है कि यह सदन किसानों को उनके अनाज का उचित मूल्य दिलाने में सहायता करेगा या देश की आम जनता को सस्ता अनाज दिला सकेगा। मैं समझता हूँ कि दोनों बातों को एक साथ करना बड़ा कठिन हो जाएगा। पैरा। अध्यक्ष महोदय, यह हमारे देश का सौभाग्य है कि यहाँ पर खेती में काम करने वालों की संख्या बहुत अधिक है। अभी कुछ समय पहले हमारे योजना मंत्री ने बताया है कि देश में बेरोजगारों की संख्या बहुत बढ़ रही है, जिन्हें हम खेती के काम में लगा सकते हैं। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे बेरोजगार लोग खेती के काम को छोड़कर शहरों की तरफ आना शुरू कर दें। मंत्री महोदय का कहने का अर्थ यह है कि हमें खेती के काम करने वाले किसानों को अधिक से अधिक सुविधा देनी होगी, जिससे वे अच्छी तरह से अपने परिवार का पालन कर सके और आने अपने बच्चों को भी पढ़ा सकें। एक समय था जब इस देश का किसान कर्ज में पैदा होता था, कर्ज में बड़ा होता था और कर्ज में ही मर जाता था। आज स्थिति वह नहीं रही। इसी तरह से यदि हमारी सरकार किसानों की भलाई के लिए कार्य करती रही तो किसानों को भी पूरा विश्वास हो जाएगा कि सरकार उनका हित चाहती है और उन्हें पूरा सहयोग देकर खेती की पैदावार को बढ़ाना चाहती है। पैरा। सभापति महोदय, सदन के समक्ष दहेज प्रथा के संबंध में जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है वह बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण विधेयक है। मैं इस सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक पर विस्तार से चर्चा की जाए और ऐसा कानून बनाने की सिफारिश की जाए जिससे समाज की इस बहुत बड़ी बुराई को जड़ से मिटाया जा सके। मैं यह भी मानता हूँ कि समाज की इस बुराई को कानून के द्वारा जल्द दूर नहीं किया जा सकता है। कानून के साथ साथ कुछ ऐसे कार्यक्रम भी हमें बनाने होंगे जिनके माध्यम से देश की जनता को इस बुराई के विषय में अच्छी तरह से समझाया जा सके। दहेज प्रथा पुराने समय में हिंदू धर्म में प्रचलित थी, लेकिन अब धीरे धीरे यह प्रथा सभी धर्मों में बीमारी की तरह फैल चुकी है और अब धीरे धीरे एक व्यवसाय का रूप ले चुकी है। हिंदू समाज में विवाह को एक पवित्र धार्मिक कार्य माना जाता है, लेकिन उसके साथ साथ धन दौलत और लेन देन का व्यवसाय भी जुड़ गया है। पैरा। महोदय, इस बुराई को दूर करने के लिए हमें कानून भी बनाना होगा और साथ साथ पूरे देश में इसके लिए हमें एक जनमत भी तैयार करना होगा जिससे लोग इस बुराई के विषय में अच्छी तरह से जान सके। बाल विवाह को रोकने के लिए कानून बना हुआ है, लेकिन हम देखते हैं कि हजारों बाल विवाह हो रहे हैं जिसका पता न तो सरकार को है और न नहीं ऐसे लोगों को सज़ा मिलती है। इसलिए केवल कानून बनाकर बैठ जाना उचित नहीं है।
सरकार को समय समय पर इस बात का भी पता लगाना चाहिए कि कानून का पालन हो रहा है या नहीं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि केवल कानून बनाने से सामाजिक बुराई को समाप्त नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार की सामाजिक बुराई को समाप्त करने के लिए हमें समाज में जाकर कार्य करना होगा। आम जनता को घर घर जाकर दहेज जैसी बुरी प्रथा के विषय में भी जानकारी देनी होगी। उन्हें यह भी बताना होगा कि यदि दहेज प्रथा को समाप्त नहीं किया गया तो उनका विकास कभी भी नहीं हो सकेगा और वे सदा गरीबी में अपना जीवन जीते रहेंगे। इस कार्य के लिए ऐसी संस्थाएं बनानी होगी जो समाज सेवा और मन से काम कर सके। पैरा सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं राजभाषा समिति से प्रार्थना करूंगा कि वह अपनी अंतरिम रिपोर्ट सरकार को दे दें ताकि इस संबंध में जो ढील है वह दूर हो। आज संसार के लगभग 100 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। दूसरी तरफ हमारे देश में हिंदी या क्षेत्रीय भाषा नहीं पढ़ाई जाती है। भारत सरकार की नीति के अनुसार भारतीय भाषा शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, लेकिन कहीं भी भारतीय भाषा माध्यम नहीं हो पाई है। हमें इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि वह शिक्षा का माध्यम बने। इस संबंध में 1 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने प्रत्येक राज्य को दिया, जिससे हिंदी का अच्छा प्रचार हो सके और साथ ही अन्य भारतीय भाषा का भी विस्तार हो सके। किंतु लगता यह है कि उसकी गति बिल्कुल धीमी हो गई है। इसकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। हमें इस बात का पता लगाना चाहिए कि अगर गति नहीं आई तो क्यों नहीं आई और उस संबंध में क्या व्यवस्था की जानी चाहिए। पैरा सभापति महोदय, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक भाषा हिंदी भी होनी चाहिए। यह मांग बराबर उठ रही है कि किंतु होगी या नहीं और कब होगी यह दूर की बात है। अभी हमारे देश में तटस्थ राष्ट्रों का सम्मेलन हो रहा है। मैं समझता हूं कि भारत की भूमि पर इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पहले कभी नहीं हुआ था। इसका श्रेय वर्तमान सरकार को और श्रीमती इंदिरा गांधी को है। किंतु मैंने सुना है कि वहाँ भी हिंदी भाषा का प्रयोग नहीं होगा, केवल 4 भाषाओं की व्यवस्था की गई है। अगर यह सूचना गलत है तो बहुत अच्छी बात है। हिंदी की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं हुई तो जो प्रतिनिधि बाहर से आ रहे हैं वे क्या सोचेंगे। जिस देश की अपनी भाषा नहीं हो सकती है उसकी क्या उन्नति हो सकती है। इसमें भारत के ही नहीं बल्कि बाहर के भी प्रतिनिधि आ रहे हैं। उनमें से बहुत से हिंदी जानते हैं। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि हमारे पास सुविधा है और साधन की भी कमी नहीं है। इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि कम से कम तटस्थ राष्ट्रों के सम्मेलन में हिंदी की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हिंदी के संबंध में जो कानून बने हुए हैं उनका पालन अवश्य होना चाहिए। पैरा उपाध्यक्ष महोदय, लोकसभा का बजट अधिवेशन कई दिनों से चल रहा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लगभग 2 दर्जन सदस्य बोल चुके हैं। आज इस बहस में हिस्सा लेने की मेरी बारी आई है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। बहुत लंबी प्रतीक्षा के बाद मुझे बोलने का अवसर मिला। सबसे पहले मैं इस बजट सत्र, जो कि 8वीं लोकसभा का पहला बजट सत्र है और राजीव सरकार का पहला बजट सत्र है, इसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं। मैं यह बधाई इसलिए भी देना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री ने जनता से जो वायदे किए थे उनमें वह पूरा करने की तरफ आगे बढ़े हैं। देश की जनता को दिए गए वायदे अगर सरकार पूरा कर देती है तो इससे सरकार की बहुत प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। पैरा महोदय, इस संबंध में मैं सबसे पहले भ्रष्टाचार को लेता हूं। भ्रष्टाचार कुछ कम तो अवश्य हुआ है, परंतु उसे समाप्त अवश्य किया जाना चाहिए। आज भ्रष्टाचार भारत के कोने कोने में फैल चुका है। यह रोग कैंसर के रोग की तरह से है। जिस प्रकार कैंसर रोग को पूरी तरह से ठीक करना बहुत कठिन है, इसी प्रकार से भ्रष्टाचार को भी मिटाना पूरी तरह से आसान काम नहीं है।
हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस कैंसर रूपी भ्रष्टाचार को समाप्त करने का जी तोड़ प्रयत्न किया है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि वे इसमें अवश्य ही सफल होंगे। इस संबंध में मैं कुछ उदाहरण सदस्यों के सामने रखना चाहता हूँ। यह भ्रष्टाचार किसी प्रकार से फैलता है। जनता को अपना काम करने की जल्दी तथा गलत काम कराने से भ्रष्टाचार फैलता है। यदि हमारे बड़े सरकारी अफसर तथा नेता चाहे तो यह भ्रष्टाचार समाप्त किया जा सकता है। पूर्ण विराम।